हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने को जिला स्तर पर बनेगी रणनीति। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया है? जो नई दिल्ली में डीजीपी सम्मेलन हो रहा है, विभिन्न राज्यों के जो डीजीपी होते हैं उनका सम्मेलन हो रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह बोली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि जिस तरीके से हम राज्यों के डीजीपी का सम्मेलन करते हैं उसी तरीके से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन होना चाहिए और जिला स्तर पर भी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनका भी एक सम्मेलन होना चाहिए। डीजीपी सम्मेलन में मोदी ने यह सुझाव भी दिया है कि पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, जमीनी स्तर पर पुलिस की पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जो रात की पेट्रोलिंग होती है वो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है, यानी कि ठीक से नहीं होती है। इसकी वजह से रात में अपराध ज़्यादा होते हैं। इन सब पर फोकस करने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है। इससे पहले जो एक स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री मोदी का, वो इस न्यूज़ में महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि उन्होंने वन नेशन और वन यूनिफॉर्म का वो पहले ही सुझाव दे चुके हैं, यानी कि इस सम्मेलन में एक देश एक वर्दी का सुझाव भी पहले वो इसी तरीके के डीजीपी के सम्मेलन में दे चुके हैं। उन्होंने जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए राज्यों के पुलिस बलों के साथ साथ केंद्रीय जो बल हैं उनके साथ बेहतर सामंजस्य बैठाने की भी जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बोला कि एक दूसरे के अच्छे कार्यों को साझा कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा होगा आंतरिक सुरक्षा के लिए। उन्होंने देश भर में पुलिस बलों को अत्याधुनिक तकनीक से की ट्रेनिंग दिए जाने पर जोर जताया है और आंतरिक सुरक्षा की बदलती चुनौतियों से भी निपटने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए बोला है। आंतरिक जो चुनौतियां होती हैं, जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी सामाजिक तत्व कुछ ऐसे होते हैं जो भड़काऊ भाषण के तहत दंगा कराने की कोशिश करते हैं, या फिर जातिवाद को लेकर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरीके के जितने भी आंतरिक मसले हैं या फिर आतंकवाद का मसला हो, इन सभी जितने भी मसले हैं उनको सुलझाने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी डीजीपी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन होना चाहिए। और इस बार जो ये नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ है डीजीपी का, ये 57वें क्रम का था और इसको बोलते हैं हम अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत में बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं कुछ लोग। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। बीसीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल के न्यूज़पेपर में डिस्कशन कराया गया था आपको कि एक नोटिस जारी कर दिया था कि इसको यूट्यूब के चैनलों से हटाया जाए, इस डॉक्यूमेंट्री को, और जहां जहां पर इसका लिंक दिया गया है, चाहे ट्विटर पर हो या फिर कहीं पर भी इसका लिंक दिया गया है, उसको भी हटा दिया जाए। उसके बाद एक्शन दिखाते हुए यूट्यूब ने और ट्विटर ने इसके सभी लिंक को या वीडियो को हटा दिया था। इसमें जो एक छवि थी प्रधानमंत्री की, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की, खराब करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की 2002 का जो गुजरात दंगा था उसमें एक तरीके से टारगेट किया जा रहा था नरेंद्र मोदी को। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसको लेकर अब जो सत्ता पक्ष है वो इसे दुर्भावना से प्रेरित अभियान बताते हुए भारत और मोदी की छवि धूमिल करने का प्रयास बता रही है। और कांग्रेस इसको बता रही है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी तो रही नहीं इसमें, क्योंकि आप अगर वो कुछ भी बताना चाहता है तो आप उसका लिंक हटवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर दे रहे हैं। ट्विटर पर रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों समेत देश में हर समुदाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है और भारत की छवि को देश के अंदर या बाहर किसी भी तरीके से दुर्भावनापूर्ण अभियानों के तहत खराब करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। भारत के कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से उभरे नहीं हैं। वे बीबीसी को देश के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिराने से नहीं चूकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है,
भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक रद्द हो गई है। ये वार्षिक सम्मेलन होता है, महासंघ की बैठक होती है और अयोध्या में ये बैठक हो रही थी। और इस जो गतिविधियां चल रही हैं इस समय, जो तनाव चल रहा है उसको लेकर ये बैठक निलंबित कर दी गई है। और यह बैठक अयोध्या बाईपास स्थित होटल हेरिटेज में सुबह 10 बजे से होनी थी। सदस्यों के लिए शनिवार से ही 15 कमरे और रविवार के लिए 10 कमरे बुक किए गए थे। मीटिंग के लिए एक हॉल भी बुक किया गया था। देश भर से 52 सदस्यों को इसमें आमंत्रित किया गया था। लेकिन जब बैठक रद्द होने की सूचना आई तो जब सदस्य जाने लगे, उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं यानी ब्रजभूषण शरण सिंह, वो तो मीटिंग में आए ही नहीं, ना मीडिया के सामने आए। और उनके जो पुत्र हैं प्रतीक भूषण, उन्होंने आकर ये जानकारी दी कि जो वार्षिक बैठक है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब जो 21 से 23 जनवरी तक गोंडा में जो सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया। 12 बजे से नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला था ये कार्यक्रम, यानी कि ये टूर्नामेंट, जो कैंसिल कर दिया गया है। इसमें 1450 पहलवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें लगभग 550 से 600 महिलाएं थीं। लेकिन जिस तरीके से इसको कैंसिल किया गया उससे कहीं ना कहीं पहलवान जो नए सितारे हैं वो मायूस हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने पहली बार नामों की सिफारिश दोहराते हुए वरिष्ठता पर जोर दिया है। कलेजियम नीति को, जिसे कलेजियम नीति भी बोलते हैं उच्चारण में, इसको हम कई बार न्यूज़पेपर के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस न्यूज़ को देखते हैं। और कलेजियम नीति में फिर से बता देता हूं जो नए हैं व्यूअर्स हमारे, कि कलेजियम नीति होती है जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजता है और केंद्र सरकार को उसे मानना होता है। इसमें केंद्र सरकार से या संसद से सुझाव नहीं लिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि इसमें किसको नियुक्त किया जाएगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार अगर उस नामों को वापस, मतलब कि मना करके उस नाम को वापस सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देती है, तो फिर दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट इसे भेजता है केंद्र सरकार के पास, तो वो उनके लिए बाध्य हो जाता है मानना, यानी केंद्र सरकार को मानना बाध्य हो जाता है। तो उसी न्यूज़ को यहाँ पर दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है, उसमें एक नया पहलू भी शामिल हो गया है। कलेजियम ने केंद्र को नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की सिफारिश दोहराते हुए नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता कायम रखने को बोला है। और केंद्र सरकार ये चाहता था कि वरिष्ठता के आधार पर नहीं, जो जितना योग्य होगा उसको स्थान दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो अभी तक चला आ रहा है वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के हिसाब से, उसे ही लागू किया जाएगा। अब कलेजियम ने 17 जनवरी को वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी 16 फरवरी 2022 की सिफारिश दोहराते हुए महत्वपूर्ण बात जोड़ी है, यानी कि ये नाम वापस कर दिया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने इसे वापस कर दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे दोबारा भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा भेज दिया है केंद्र सरकार को और बोल दिया है कि इसमें सीनियरिटी ही अपनाई जाए, आप इसे लागू करिए। और हाई कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के लिए अलग से भेजे नामों में सत्यन को वरिष्ठता दी जानी चाहिए। कलेजियम ने 17 जनवरी को ही मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए 8 नामों की और संस्तुति सरकार को भेजी थी। केंद्र ने सत्यन का नाम कलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। सरकार ने 2 चीजों पर आपत्ति जताई थी। पहली थी, सत्यन ने पीएम की आलोचना में लिखा लेख साझा किया, यानी कि इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। और दूसरा था, मेडिकल कॉलेज की तैयारी करने वाली छात्रा के नीट पास करने में असफल रहने पर आत्महत्या की घटना पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसको भी केंद्र सरकार ने पिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को वापस भेज दिया था। तो इसलिए इनका नाम यानी कि वापस भेज दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम वापस भेज दिया, यानी अब ये मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, कर्तव्य पथ पर इस बार परेड में दिखेगी धर्म यात्रा।
देखिए 74वां जो गणतंत्र दिवस परेड होने वाला है 26 जनवरी को, उसमें धर्म यात्रा का नजारा दिखेगा। सैन्य शक्ति, आयुध क्षमता, विभिन्न क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास या परिवर्तन हुए हैं उसकी झलक राज्यों की झांकी के माध्यम से तो देखने को मिलेगी ही, और उसमें जो मंत्रालय हैं वो भी झांकियां पेश करेंगे। परेड में इस बार 23 झांकियों को शामिल किया जाएगा। इसमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। इनमें 11 झांकियां विशुद्ध रूप से धर्म, आध्यात्म और पर्यटन की झलक नजर आएगी। 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भी इसमें शामिल की गई हैं। झांकियों के लिए 27 मिनट का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश को लगातार तीसरी और दिल्ली को दूसरी बार मौका नहीं मिला है। 5वें चरण तक सिर्फ 14 ही राज्य रह गए थे। छठे चरण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने जगह बनाई है। वहीं महाराष्ट्र और लद्दाख ने वापसी की है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ व राजस्थान की झांकी इस बार नजर नहीं आएगी। और ये झांकियों की थीम क्या होगी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की, ये आप देख सकते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 11 बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। और इन बच्चों को संबोधन, ये जो बच्चे हैं ये इनको संबोधन देंगे मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, वो भी बच्चों के साथ संवाद करेंगी। और बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के तथा 5 लड़कियों को शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक को 1 लाख रुपए, 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग तकनीक के उपयोग और चुनाव की निष्पक्षता पर सोमवार को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग की 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो ये उद्घाटन है वो जो हमारे CEC हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि पूर्वी कमान पहुंचे सेना प्रमुख ने की LAC पर हालात की समीक्षा। देखिए LAC पर फिर से तनाव बढ़ा था। 9 दिसंबर को जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के यांगसी में LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसके बाद तनाव फिर से बढ़ा था और कमांडर स्तर की अब बातचीत होने वाली है। सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं वे पूर्वी सैन्य कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता स्थित पूर्वी मुख्यालय के वरिष्ठ कमांडरों ने शनिवार को सेना अध्यक्ष की सैनिकों की तैनाती सहित भारतीय सेना की विभिन्न युद्ध तैयारियों की जानकारी दी। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के यांगसी में LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। जनरल पांडे का यह अहम दौरा अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगती LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से 6 सप्ताह बाद हो रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि भारत में अमेरिका वीजा के लिए हर शनिवार को विशेष इंटरव्यू होंगे और इसकी शुरुआत 21 जनवरी से कर भी दी गई है। और ये दिल्ली में और अमेरिका के कॉन्सुलेट ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में ये इंटरव्यू कराने का आयोजन किया था। और जिस तरीके से अमेरिका लगातार जो वीजा की पेंडिंग है उसको हटाना चाहता है यानी कि इसमें तेजी लाना चाहता है, उसके लिए नए लोगों को नियुक्त किया गया है और इसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा जारी हो सके उसके लिए ही शनिवार को इसमें इंटरव्यू का प्रावधान किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि B20 की बैठक में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक डिजिटल सहयोग पर मंथन होगा। अब ये B20 क्या है? B20 मतलब बिजनेस 20 और ये पहली बैठक ये हो रही है गुजरात के गांधीनगर के शहर में, मतलब गुजरात के गांधीनगर में ये बैठक हो रही है और 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जलवायु परिवर्तन,
नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। गुजरात के वित्त विभाग की प्रमुख सचिव मोना खंडार ने बताया कि सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में B20 का पूर्ण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारत के G20 जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, यानी कि हर देश G20 के लिए एक शेरपा को नियुक्त करता है, तो भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। इस सत्र में जलवायु परिवर्तन, सतत आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा और इसमें G20 और अतिथि देशों के 250 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ साथ बहुपक्षीय संगठनों और शिक्षाविदों सहित 600 प्रतिनिधि व भारतीय उद्योग के 250 से 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसी के साथ एक Y20 भी बैठक होने वाली है और वो बैठक हो रही है असम के गुवाहाटी में। Y20 क्या है? यानी कि यूथ 20 समूह की पहली बैठक ये भी हो रही है और ये 6 से 8 फरवरी तक होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में दुनिया भर के 250 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। बैठक में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र, स्वास्थ्य, खेल में युवा सहभागिता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं, ग्रामीण खपत बढ़ाने पर रहेगा जोर। देखिए, विकास की गति को कायम रखने के लिए सरकार ग्रामीण जो खपत होती है उसमें बढ़त करना चाहती है और इसके लेकर बजट में कई कदम उठाए भी जा सकते हैं। अभी तक 60% से अधिक आबादी गांव में ही रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ग्रामीण खपत का सिर्फ 30% योगदान होता है। इसलिए मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी मदों में अधिक आवंटन के साथ कृषि निर्यात के प्रोत्साहन के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है। यानी कि कृषि जैसे अनाज हो गया, इन सब का हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है। कृषि निर्यात में तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि अन्य वस्तुओं के निर्यात में गिरावट हो रही है। यानी कि खाद्यान्न को लेकर हम आत्मनिर्भर तो हैं ही और उसके साथ निर्यात भी कर रहे हैं। इस अवसर का लाभ यानी सरकार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कृषि निर्यात प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च कर सकती है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास के मद में 1,35,944 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान से 11% कम था। अगर हम बात करें आगामी बजट में ग्रामीण विकास के मद में 10% से अधिक का आवंटन किया जा सकता है। सरकार ग्रामीण खपत के स्तर को हर हाल में ऊपर लाना चाहती है। पिछले साल जुलाई से अगस्त से महंगाई में होने वाली बढ़ोतरी और मानसून के असामान्य रहने से ग्रामीण आय पहले से ही प्रभावित चल रही है और इन वजहों से ग्रामीण मांग अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रामीण श्रमिकों को नौकरियां मिलने से कुछ स्थिति तो बेहतर हुई ही है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नई पूंजी नहीं डालेगी सरकार। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो पहले से बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि एनपीए भी कम हुआ है और लोन भी ज़्यादा दिया जा रहा है, रिकवरी भी अच्छी हो रही है और जो ब्याज दर है वो भी बैंकों द्वारा अच्छा दिया जा रहा है। इसलिए सरकार इसमें नई पूंजी न डालने की घोषणा कर सकती है और बहुत ही कम संभावना है कि सरकार नई पूंजी इस बैंकों को दे। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हम बात करें तो बैंकों का जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है वो नियामकीय जरूरत से अधिक हो चुका है और इस समय यह 14% से लेकर 20% तक बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए इस साल होने की उम्मीद है। अब ये पहले तो बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे उस समय बिल्कुल अंतिम दौर में थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई। उसके बाद ऋषि सुनक, फिर लीजा ट्रस बनी प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल बहुत ही कम रहा, वहाँ पर वार्ता डिस्टर्ब हुई और उसके बाद अब जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं तो वार्ता ने जोर पकड़ा है, लेकिन सभी चीज़ों पर
ये FTA नहीं होगा, कुछ चीज़ों को इसमें ड्रॉप किया जाएगा। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने अभी FTA किया हुआ है और भारत के साथ जल्द ही FTA, यानी कि इस साल के अंत तक तो किसी भी हालत में FTA करना चाहता है भारत ब्रिटेन के साथ। तो जब FTA होगा उसमें क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा, उस समय डिस्कस करेंगे। और FTA क्या होता है हम इसको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं चीन ने भी श्रीलंका को दिया IMF बेल आउट पैकेज पर मदद का आश्वासन। भारत के बाद अब चीन ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को अनलॉक करने के लिए आवश्यक वित्तीय आश्वासन दिया है। इससे पहले भारत IMF की शर्तों के अनुसार श्रीलंका को खराब आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए ऋणदाता के रूप में आश्वस्त कर चुका है। द संडे टाइम्स समाचार पत्र ने कहा कि चीन के एक्सिम बैंक ने शनिवार को पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की राहत देने के साथ ही IMF की विस्तारित कोष सुविधा पर सहमति प्रदान की है। श्रीलंका के अधिकारियों ने इस समाचार की पुष्टि की है और पिछले सप्ताह भारत ने आवश्यक आश्वासन जारी करने में भी तत्परता दिखाई थी। नेक्स्ट है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया है और प्रमुख कैबिनेट सहयोगी को उन्होंने बर्खास्त किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजरायली नेता ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आर्यह डेरी को कैबिनेट से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को उनके मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री आर्या डेरी को टैक्स चोरी के मामले में सरकार से बाहर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नेतन्याहू सरकार को आदेश देते हुए कहा कि आर्या पर लगे हुए आरोपों के मद्देनजर उनको इजराइल का गृह और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नहीं रखा जा सकता है। तो ये आज का 23 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।